वेलकम फ्रेंड्स इन शुभम क्लासेस, आपका स्वागत है। और आज हम आगे के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछले क्लासेस में हमने नर जनन अंग और मादा जनन अंग को समझा था, जिसमें कि बहुत सारी ग्रंथियों की बात हुई थी। तो वो ग्रंथियाँ कहाँ से आती हैं और उस ग्रंथियों का काम क्या है। जो नर जनन अंग था उसका तो हम लोग समझ चुके थे, लेकिन मादा जनन अंग की जो ग्रंथियाँ थी उसको मैंने बोला था कि सहायक ग्रंथियों को मैं बाद में बताऊंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं सहायक ग्रंथियों को। मेनली अगर हम देखें तो सहायक ग्रंथियां जो मादा जनन अंग में होती हैं वो होती हैं बार्थोलिन ग्रंथियां, और दूसरा होता है स्तन ग्रंथियां। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बार्थोलिन ग्रंथियां की। तो बार्थोलिन ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जो योनि क्षेत्र के ऊपरी भाग पे मिलती हैं। ऊपरी भाग मतलब प्रकोष्ठ के ऊपरी भाग के जो प्रकोष्ठ होता है, जो जहाँ से वो ओपन होता है, वहाँ पे मूत्र मार्ग बना होता है। उसी क्षेत्र को हम जनरली कहते हैं क्या, बार्थोलिन ग्रंथियां। और वहां से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कि लुब्रिकेंट कहलाता है। ये लुब्रिकेंट जो होता है वो किस टाइम काम आता है, जब मैथुन होता है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पे ये जो बार्थोलिन ग्रंथियां हैं वो लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक, अगर हम बात करते हैं श्लेष्मा, तो उसको उत्पन्न करते हैं। तो जो है कि यहाँ मूत्र मार्ग का दीवार जो होता है वहाँ श्लेष्मा का स्राव करने वाली सेम के बीज के आकार की ग्रंथियां होती हैं, और इनका मुख्य काम क्या होता है कि श्लेष्मा का स्राव करना, वो भी कब, जब मैथुन की क्रिया हो। तो बस बार्थोलिन ग्रंथियां की यही कार्य थे। स्तन ग्रंथियां की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्तन ग्रंथियां मेल फीमेल सब में होती है, लेकिन जो फीमेल होती हैं उनका जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, उनकी जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो डेवलप होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दुग्ध ग्रंथियां यानी कि जो दुग्ध का बनना होता है, फॉर्मेशन होता है। तो उसको समझते हुए अगर हम बात करते हैं तो मादा में जो निपल्स पाए जाते हैं, उनकी जानते रहो कि ये निपल्स जो होते हैं इनमें कई दुग्ध ग्रंथियों की जो है कि पूरी एक ग्रुप होता है, जिसमें कि हम देख लेते हैं यहाँ पे ये है दुग्ध पालिका, और यहाँ पे वसा की कुछ जो मॉलिक्यूल हैं, जो यहाँ पे कण हैं वो दिख रहे हैं आपको। कुछ यहाँ पे पसलियां लगी हुई हैं। स्तन परिवेश इसको कहते हैं, बाहरी जो इसकी परत होती है उसको स्तन परिवेश कहते हैं। यहाँ पे होता है दुग्ध नाल, जहाँ से दूध बाहर की ओर स्रावित होता है, और यहाँ पे होता है दुग्ध वाहिनियां। ये जो पतली पतली दिख रही है दुग्ध वाहिनियां हैं, जो यानी दुग्ध को अंदर से बाहर की तरफ लाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं दुग्ध ग्रंथियों की, तो ये जो प्रत्येक स्तन स्रावी ग्रंथियों का बना होता है। अगर प्रत्येक स्तन की बात करते हैं तो ये दुग्ध स्रावी ग्रंथियों का बना होता है। इसमें 15 से 20 पालियां होती हैं, जिसमें कि पालियों में बटा होता है। इसके बीच में वसी ऊतक भरे होते हैं, जिसकी वजह से फूले से नजर आते हैं। तो स्त्रियों में जनरली जो होती हैं 15 से 20 पालियों में होता है, और इसमें वसा भरा होता है, जिससे कि ये इसमें आगे अगर बात करें तो ये अंगूर के गुच्छों में मिलती हैं, जिसमें कि दुग्ध का निर्माण होता है, और ये दुग्ध वाहिनियों द्वारा बाहर लाई जाती है और दुग्ध नाल द्वारा ये बाहर निकल जाती है। तो ये जो था एक कार्य था स्तन ग्रंथियों का। आगे अगर हम चलते हैं तो रजनोवृत्ति की क्रिया को समझेंगे, तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो इसके आगे हम लोग जानते हैं कुछ जो है कि रजनोवृत्ति की क्रियाएं होती हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि मादा की यौनावस्था का पता चलता है। अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों से ज़्यादा जल्दी जो है महिलाओं में यौनावस्था आता है। पुरुषों में अगर हम दाढ़ी मूंछ या किसी भी गौण लक्षण की बात करते हैं तो ये हमें 14 उम्र जो होती है 14 वर्ष के बाद ही दिखने को मिलता है। लेकिन जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां या लड़कियां होती हैं, उनमें 10 से 12 वर्ष से यौनावस्था प्रारंभ हो जाता है। तो जब हम रजनोवृत्ति की बात करते हैं तो रजनो दर्शन जो होते हैं वो होते हैं 12 से 13 वर्ष में शुरू हो जाते हैं। मैक्सिमम जो है कि लड़कियों में 12 से 13 वर्ष में शुरू हो जाते हैं, और कुछ में 14 वर्ष भी होते हैं। तो ये जो होता है हार्मोन्स पे निर्भर करता है कि आपके बॉडी में हार्मोन्स कैसी बन रही है। अब अगर आगे बात करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्जन। अंडे वहां से निकलना प्रारंभ करते हैं। तो इस क्रिया को हम अच्छे से समझते हैं। पहले ये सब जानने के पहले कुछ जान जाते हैं कि ये गौण लक्षण क्या होते हैं। गौण लक्षण वो लक्षण है जिसकी
अनुसार हम ये बताते हैं कि स्त्री और पुरुष में विभेदन कर सकते हैं। गौण लक्षण, जैसे स्त्रियों की बात करते हैं तो स्त्रियों में जो श्रोणी मेखला होती है वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है, आवाज जो होती है वो पतली हो जाती है। अगर आगे हम बात करें तो स्त्रियों में स्तनों का जो होता है विकास होता रहता है या हो चुका रहता है। और अगर हम और भी बात करें तो जो है कि जननांगों इत्यादि में जो है अगर बात करते हैं जननांगों इत्यादि में छोटे छोटे हैं या रोमांच दिखते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि लड़कियों में यौनावस्था की शुरुआत हुई है। तो सबसे मुख्य जो एक इसमें लक्षण है वो होता है रजनोदर्शन या रजनोवृत्ति। अगर हम बात करते हैं रजनोवृत्ति की तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा लक्षण है जो कि महिलाओं में ये जो है कि डिसाइड करता है कि आगे ये जो महिलाएं हैं ये बच्चे को जन्म देती हैं या नहीं। रजनोवृत्ति एक ऐसी क्रिया है जो हर महिलाओं में होती ही होती है, तो हम आज उसको जान जाते हैं। इसमें जो होता है 1 से 28 दिन का जो समय होता है उसको हम मासिक चक्र बोलते हैं। इसमें जो होता है 5 दिन जो होते हैं इसमें स्राव होते हैं, और हम जो इसके आगे चलते हैं 13 से जो है कि आगे तक चलेंगे तो ये स्राव प्रावस्था होती है, जिसमें कि यहाँ पे हार्मोन्स बनने स्टार्ट होते हैं। और यही जो कंडीशन होती है, ये जो 14 दिन होता है, 14वें दिन जो होता है कि इस दिन अगर कोई मैथुन की क्रिया या कोई क्रिया होती है तो जो बच्चे का निर्माण होना होता है यहीं से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन होता है। यहाँ पे जो अंडे निकलने यानी जो अंडोत्सर्जन होता है तो वो 13 से 14 दिन के बीच में हो जाता है। यहाँ पे जब शुक्राणु मिलते हैं तो यहाँ पे निषेचन क्रिया होती है, और निषेचन क्रिया के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद की जो 16 के बाद के डेज होते हैं, ये डेज जो होते हैं वो आपके जो होते हैं रेस्टिंग फेज होते हैं, जिसमें कि कोई भी हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट नहीं होते हैं। वापस कौन से हार्मोन्स होने लगते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, और एक नेक्स्ट रजनोवृत्ति चक्र की क्रिया के लिए वो तैयारी करने लगते हैं। तो आगे हम लोग जान जाते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य हार्मोन्स काम करते हैं। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, दूसरा जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, फिर अगर तीसरा बात करते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये 3 हार्मोन्स जो होते हैं मुख्यतः काम करते हैं, और ये तीनों के तीनों हार्मोन्स जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से। यहाँ पे देखिए मैंने एक फिगर बनाया है जिसको बोला है कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की क्या विशेषता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मतलब ये पीयूष ग्रंथि को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस से ज्वाइंट एक पीयूष ग्रंथि होती है जिसका अग्रशिरा जो होता है उससे FSH निकलता है, और इस हार्मोन्स का नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। LH निकलता है जिसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो इनका काम होता है कुछ। अगर हम इधर बात करते हैं तो प्रारंभिक पुट्टिका बनता है, फिर प्रारंभिक पुट्टिका जो होता है वो द्वितीयक पुट्टिका में परिवर्तित हो जाता है। ये चीजें हम जब मादा जनन अंग पढ़ रहे थे तो ये चीजें जान चुके थे उसमें। फिर द्वितीयक पुट्टिका जो होती है वो परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका में बदल जाती है। फिर उसके दौरान अंडोत्सर्जन होता है, जब रैप्चर हो जाता है, वॉल्व टूट जाता है, फट जाता है जो उसकी बाहरी लेयर होती है, तो अंडोत्सर्जन होता है। फिर अंडे जो होते हैं वो कार्पस ल्यूटियम में फॉर्म हो जाते हैं, जो ग्राफियन है वो कार्पस ल्यूटियम में फॉर्म हो जाएगा, और कार्पस एल्बिकेंस जो होगा वो बाहर निकलता है। तो अब हम जान जाते हैं पुट्टिका का वृद्धि जब रुक जाता है और शीघ्र नष्ट हो जाते हैं पुट्टिका, तो उस अवस्था को हम ग्राफियन पुट्टिका कहते हैं। ये पहले भी हम लोग बताए थे कि जब द्वितीय पुट्टिका जो होता है वो परिपक्व होता है और वहाँ पे वृद्धि रुक जाती है, और वो जो वृद्धि रुकी है तो वहाँ पे हार्मोन्स भी सिक्रेट होने बंद हो जाते हैं। तो वो जो एक कंडीशन है उसको हम लोग बोल दिए थे ग्राफियन पुट्टिका। तो ग्राफियन पुट्टिका के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अंडाशय की सतह ग्राफियन पुट्टिका की वजह से ही थोड़ी उभरी हुई नजर आती है। अब अगर हमको इजी वे में समझना हो तो मैं ऐसे ही ग्राफ टाइप का खींच के बताती हूँ, जिससे कि आपको और भी इजी लगे पढ़ना। तो देखते जाइएगा। इसको हटाती हूँ मैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, यानी कि
पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो पीयूष ग्रंथि से जो है कि कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मैंने पहले भी बताया था FSH और LH। तो यहाँ पे जो ग्राफियन पुट्टिका होती है वो एस्ट्रोजन के बढ़ जाने से बनती है। क्योंकि प्राथमिक और द्वितीय जो पुट्टिकाएं थी वो जब यहाँ पे एस्ट्रोजन बढ़ जाता है किसमें, द्वितीय पुट्टिकाएं में, तो ये चेंज हो जाता है ग्राफियन पुट्टिका में। ठीक है, ये द्वितीयक और प्रथम जो होते हैं वो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला कौन हार्मोन, एस्ट्रोजन। जब ये बढ़ जाता है तो ये किसमें चेंज हो जाता है, ग्राफियन पुट्टिका में। अब ग्राफियन पुट्टिका में 1 से 2 दिन पहले जो होता है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होने लगता है। ये क्या होता है, 1 से 2 दिन पहले जो होता है कि कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होने लगता है, यानी कि निकलने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 14वें दिन यानी कि 14 दिन बाद यहाँ पे सिक्रीट होगा, जिससे कि ये जो होगा कि एक्टिवेटेड हो जाएगा, ये क्रियाशील हो जाएगा। और जो है कि 14 दिन बाद 14 यानी कि 14वें डेज आप बात करते हैं तो यहाँ पे जो होती है कि LH हार्मोन्स बढ़ जाता है। क्या होता है, LH हार्मोन्स बनने लगता है, LH हार्मोन्स बनने लगता है। और इस LH हार्मोन्स में ये पावर होती है, ये LH हार्मोन्स जो होता है ये LH हार्मोन्स जो होता है वो निषेचन की क्रिया को और तेज कर देता है। और इसमें अगर जो अंडे हैं वो निषेचित होते हैं तो भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो ये जो 14 दिन वाला बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवुलेशन पीरियड, यानी 13 से लेकर 16 तक का जो टाइम है उसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन पीरियड। यहाँ पे अंडोत्सर्जन होता है, इसलिए इस डेज को हम लोग अंडोत्सर्जन भी कह सकते हैं, अंडोत्सर्जन के दिन भी कह सकते हैं। अब अगर बात करते हैं तो हम पश्च अंडो उत्सर्जन की गति को समझते हैं। तो अंतिम दिन यानी कि 15 से 28 दिन की बात करते हैं तो देख लीजिए क्या होता है। 15 से 28 दिन में देख लीजिए क्या होता है, ग्राफियन जो पुट्टिकाएं हैं, ग्राफियन पुट्टिकाएं जो हैं वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती हैं। जो ग्राफियन पुट्टिका है वो किस में चेंज हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। और ये जो कार्पस ल्यूटियम होते हैं वो कार्पस एल्बिकेंस जो ये होते हैं वो किस में चेंज होंगे, कार्पस एल्ब्यूकेंस, कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, इस क्रिया में प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है, जिसके कारण जो गर्भाशय से जो भ्रूण होते हैं वो गर्भाशय की तरफ जाने लगते हैं। जो भ्रूण होते हैं वो कहाँ जाएंगे, गर्भाशय की तरफ जाने लगेंगे। और जो है कि वहां पे क्या पूरी तरह बन जाएगा, गर्भाशय में जाके जाइगोट यानी युग्मनज बन जाता है। गर्भाशय में जाके युग्मनज बन जाता है, जो कि आगे एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करता है, जो आगे चल के क्या करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा और ये अपरा से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 14 दिन के आसपास अंडोत्सर्जन की क्रिया होती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होता है उससे एस्ट्रोजन हार्मोन्स जब बढ़ जाता है तो ग्राफियन जो है कि प्राथमिक और द्वितीयक पुट्टिकाएं होती हैं वो ग्राफियन पुट्टिका में बदल जाती हैं। और इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है 1 से 2 दिन पहले, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है उसके 1 से 2 दिन
पहले की अगर बात करें, 1 से 2 दिन पहले की बात करें तो 14 दिन, जिस दिन 14 दिन होते हैं रजनोवृत्ति के, उस दिन LH हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, यानी कि स्राव होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है कि जो एक ओवुलेशन पीरियड होता है, जहाँ पे अंडो उत्सर्जन का समय कहते हैं, वो वहाँ से शुरू हो जाता है। और लगभग ये समय कब तक चलता रहता है? ये 16 यानी 14 से 16 दिन तक ये अंडे उत्सर्जित हो सकते हैं। इन 3 दिन में से किसी भी दिन, मैक्सिमम चांस रहता है कि 14 दिन जो होता है उसी दिन अंडे उत्सर्जित हो। पूरे एक रजनोवृत्ति की क्रिया के बाद एक ही अंडे किसी भी महिला से उत्सर्जित होते हैं, और इन जो अंडे उत्सर्जन की क्रिया को हम लोग बोलते हैं, ये अंडे जो होते हैं वो 24 से 72 घंटे, बस 24 से 72 घंटे तक ही एक्टिव होते हैं, यानी कि जो क्रियाशील होते हैं। इस बीच अगर जो है कि शुक्राणु इनसे मिलते हैं तो ये निषेचित होंगे, अदरवाइज अगर हम बात करें तो इसके बाद 72 घंटे के बाद वो जो अंडे होंगे वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं 15 से 28 दिन। 15 से 28 दिन में ग्राफियन पुट्टिकाएं जो होती हैं वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगता है, और ये जो ग्राफियन ल्यूटियम है वो कार्पस एल्बिकेंस को बाहर निकालता है अंदर। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन कम है तो जो निषेचित अंडे होंगे वो गर्भाशय की तरफ जाने लगेंगे, और वहाँ पे जो जायगोट होता है यानी युग्मनज वो जायगोट जो युग्मनज कहलाता है वो आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है, और वो भ्रूण जो होता है वो अपरा की दीवार से जाके लग जाता है। तो ये सारी क्रियाएं हैं जिसको रजनोवृत्ति की क्रिया कहते हैं। तो रजनोवृत्ति की क्रिया को समझने के लिए आप सिंपल, अगर आपको पढ़ना भी है, कोई चीज़ भी पढ़ना है, तो उसको आप एक फ्लो चार्ट के तहत पढ़िए, जो भी पढ़िए ऐसे समझते हुए चलिए एक एक पॉइंट से, तो आप कभी नहीं भूलेंगे और चीज़ें आपको आसान लगेंगी। बाकी अगर ज़्यादा इंग्लिश कभी मैं बोल देती हूँ तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि भाई मैम हिंदी एकदम चाहिए, तो मैं हिंदी भी लिखूँगी। हालांकि आप सब इंग्लिश हिंदी दोनों ही पढ़ते होंगे। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।